शब्द जो है ये अरबी भाषा के मौसिम शब्द से लिया गया है। अरबी भाषा के कौन से शब्द मौसिम शब्द से लिया गया है। ये दोस्तों ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। पिछली क्लास में ये बात अपन ने कर ली थी कि मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसिम शब्द से लिया गया है और इसका सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाला जो विद्वान था, नामकरण जो दिया था उस विद्वान का नाम था हिप्पोलस। बिल्कुल हिप्पोलस नाम के विद्वान ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। हाँ बिल्कुल हिप्पोलस। दोस्तों जो मानसून है इसका अर्थ होता है हवा की दिशा में परिवर्तन, हवाओं की दिशाओं में मौसमी परिवर्तन। और बिल्कुल हवाओं की दिशाओं में मौसमी परिवर्तन। दोस्तों मानसून जो है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक ग्रीष्मकालीन मानसून, नंबर दो शीतकालीन मानसून। दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसी को दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है। और शीतकालीन मानसून को कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून, इसी को कहते हैं। बिल्कुल दोस्तों सबसे पहले अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून में दोस्तों अपन बात कर चुके हैं कि इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून की दो शाखाएं होती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून इसकी दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा होती है जिसको कहते हैं अरब सागर की शाखा और दूसरी शाखा होती है जिसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोस्तों इसमें भी पिछले वीडियो में अपन अरब सागर की शाखा तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों अब अपन इस क्लास में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। बंगाल की खाड़ी की शाखा, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में अपन यहां पर बात करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ये बात करेंगे अपन बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में। बंगाल की खाड़ी की शाखा या बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून या बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोस्तों ये जो मानसून है बंगाल की खाड़ी का, ये जो शाखा है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों ये अपना भारत है और भारत में दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है, ये दक्षिण पश्चिम का मानसून भारत के दक्षिणी भाग से टकराता है। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ये भारत के दक्षिणी भाग से टकरा करके दो भागों में, दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक अरब सागर की शाखा या अरब सागर का मानसून, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा या बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी की शाखा या बंगाल की खाड़ी का मानसून। दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, ये शाखा जैसे ही आगे बढ़ती है दोस्तों, ये शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा जैसे ही आगे बढ़ती है दोस्तों, यहां पर एक पर्वत है भारत और म्यांमार के बीच में और पर्वत का नाम है अराकोनयामा पर्वत। अराकोनयामा पर्वत। दोस्तों इस पर्वत का नाम है अराकोनयामा पर्वत। और ये अराकोनयामा जो पर्वत है दोस्तों, ये भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करता है अराकोनयामा पर्वत। दोस्तों बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये आगे जाकर के अराकोनयामा पर्वत से टकराती है। इस पर्वत से जाकर के ये शाखा टकराती है और यहां से टकराने के बाद में दोस्तों ये शाखा जो है ये यू टर्न लेती है इस प्रकार से। दोस्तों ये शाखा पुनः बंगाल की खाड़ी की शाखा पुनः दो भागों में बट जाती है। बिल्कुल पुनः कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। बिल्कुल इसकी दोस्तों एक शाखा सर्वाधिक वर्षा करती है।
एक शाखा सर्वाधिक वर्षा करती है उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों, उत्तरी पूर्वी राज्य में सर्वाधिक वर्षा करती है। दोस्तों इसकी दूसरी शाखा जो है वो इधर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में होते हुए राजस्थान में अरावली पर्वत से जाकर के टकराती है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको इन दोनों शाखाओं के बारे में बता रहा हूं। यहां पर बात कर रहे थे बंगाल की खाड़ी के मानसून की। दोस्तों बंगाल की खाड़ी का मानसून या बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है ये जैसे ही आगे बढ़ती है कौन से पर्वत से टकराएगी, तो नाम आएगा अराकोनयामा पर्वत। अराकोनयामा पर्वत से ये टकराती है और दोस्तों इस अराकोनयामा पर्वत से टकरा करके ये भारत की तरफ मुड़ती है। दोबारा से प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि बंगाल की खाड़ी की शाखा किस पर्वत से टकरा करके भारत की ओर मुड़ती है, तो मुझे बताएंगे बार। बिल्कुल हाँ, सभी बताएंगे बिल्कुल कौन सा पर्वत होगा, कौन से पर्वत से टकरा करके भारत की ओर मुड़ती है, कौन सा पर्वत। हाँ बिल्कुल प्रियंका जाट जी, बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल अराकोनयामा पर्वत से टकरा करके भारत की ओर मुड़ती है। बिल्कुल अराकोनयामा पर्वत से टकरा करके ये शाखा दो भागों में बढ़ जाती है। दोस्तों इसकी पहली शाखा बिल्कुल कृष्ण पुनिया जी, बिल्कुल अराकोनयामा पर्वत, बहादुर जी, अक्षय जी, बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अराकोनयामा पर्वत से टकरा करके ये दो भागों में बढ़ती है। दोस्तों इसकी पहली शाखा जो है वो सर्वाधिक वर्षा करती है। पहली शाखा सर्वाधिक वर्षा करती है उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्य सर्वाधिक वर्षा करती है, उत्तरी पूर्वी राज्य में सर्वाधिक वर्षा करती है। यहां पर देखेंगे आप दोस्तों उत्तरी पूर्वी राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। उत्तरी पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। जबकि अपन बात करें इधर अरब सागर की शाखा से, मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए थे। नंबर 1 पश्चिमी घाट, नंबर 1 पश्चिमी घाट में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागर की शाखा से। नंबर 2 छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर के पठार में भी अरब सागर की शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है। और नंबर 3 मैंने आपको बताया था तराई प्रदेश में भी अरब सागर की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल अरब सागर की शाखा से 3 जगह सर्वाधिक वर्षा होती है, ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एक तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, दूसरी सबसे ज्यादा वर्षा होती है छोटा नागपुर के पठार में, और तीसरी सबसे ज्यादा वर्षा होती है तराई प्रदेश में। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगर बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा, दोस्तों बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा पहली शाखा सबसे ज्यादा वर्षा करती है उत्तरी पूर्वी राज्यों में। और उत्तरी पूर्वी राज्यों में मैं आपको बताऊं, उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे ज्यादा वर्षा उत्तरी पूर्वी राज्य में, यहां पर उत्तरी पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। बिल्कुल मेघालय, और मेघालय में भी देखा जाए तो चेरापूंजी, और चेरापूंजी के पास में जो स्थान है उसका नाम है माशिनराम। इस माशिनराम चेरापूंजी मेघालय में दोस्तों दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहां पर वर्षा होती है 1150 सेंटीमीटर। 1150 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर होती है। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के चेरापूंजी के माशिनराम में, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है माशिनराम या मोशिनराम, बिल्कुल सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बिल्कुल यहां पर बिल्कुल सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहां पर। हाँ, यहां पर दोस्तों, यहां पर मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य कारण मुझे बताएंगे। सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? यहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होती है? क्या कारण है इसका मुख्य कारण? हाँ बिल्कुल मुझे बताएंगे। देखिए कौन बता पा रहा है। बिल्कुल मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं सभी के,
बताएंगे सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर क्यों होती है? मेघालय के मासिनराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है? किसके कारण होती है? इसका मुख्य कारण बताएंगे। बिल्कुल पूजा सैनी जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। बिल्कुल यहां की पहाड़ियां जो है वो कीपाकार होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ियां यहां की कीपाकार होती हैं। के एस सोलंकी जी, बिल्कुल यहां पर 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। एक पहाड़ी का नाम है गारो, और दूसरी पहाड़ी का नाम है खासी, और तीसरी पहाड़ी का नाम है जयंती। दोस्तों ये 3 पहाड़ियां हैं। नंबर 1 गारो, नंबर 2 खासी, और नंबर 3 जयंती। दोस्तों ये जो तीनों पहाड़ियां हैं जयंतियां, ये जो तीनों पहाड़ियां हैं, जयंतियां, ये दोस्तों जो तीनों पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जयंतियां, ये गारो और खासी और जयंती की जो पहाड़ी है दोस्तों, इनकी कीपाकार आकृति है। इनकी कीपाकार आकृति के कारण, कीपाकार आकृति के कारण दोस्तों दुनिया में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिनराम में होती है, जिसका मुख्य कारण है यहां पाई जाने वाली गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियों की कीपाकार आकृति। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल आपने सही बताने की कोशिश की है कि गारो, खासी, जयंती जो पहाड़ियां हैं उनकी कीपाकार आकृति के कारण मेघालय के मासिनराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल हाँ, तो इस चीज को नोट करेंगे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी के मासिनराम में 1150 सेंटीमीटर होती है, और इस वर्षा का मुख्य कारण है गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियों की कीपाकार आकृति। दोस्तों उसके बाद में होता यह है कि ये शाखा, दूसरी शाखा जो है, दूसरी शाखा इसकी बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है उसकी जो दूसरी शाखा है दोस्तों, ये दूसरी शाखा आगे बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश से होते हुए राजस्थान के अरावली से जाकर के टकराती है, और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले राजस्थान में यहां पर वर्षा जो है वो कम होती है। बिल्कुल यहां पर वर्षा, औसत वर्षा यहां पर कम होती है, जिसका मुख्य कारण यह है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसका मुख्य कारण यह है कि यहां राजस्थान में पहुंचते पहुंचते बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये राजस्थान में पहुंचते पहुंचते दोस्तों शुष्क हो जाती है, और शुष्क हो जाने के कारण राजस्थान में ये बंगाल की खाड़ी की शाखा भी ज्यादा वर्षा नहीं कर पाती। बिल्कुल सभी देखेंगे, एक बार दोबारा से इस चीज को समझेंगे कि बंगाल की खाड़ी की शाखा बिहार, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए अरावली के पूर्वी भाग से जाकर के टकराती है, और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में यहां पर वर्षा होती है। अब देखा जाए, हाँ यहां पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, छोटा नागपुर में होती है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में होती है, तराई प्रदेश में होती है। तो फिर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा कम क्यों होती है? चलो बताएंगे। बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा कम क्यों कर पाती है दोस्तों? इसका मुख्य कारण है यहां पहुंचते पहुंचते ये जो शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये शुष्क हो जाती है, समुद्र से दूरी अधिक है, और समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है। दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान में, बिल्कुल सुमन जी, बिल्कुल दूरी इसका मेन कारण है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण, दोनों शाखाओं के बारे में बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अरब सागर की शाखा तो अरावली के समानांतर निकल जाती है, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है।
और बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान से दूर पड़ती है, इसलिए दूरी अधिक होने के कारण राजस्थान में वर्षा कम कर पाती है। बिल्कुल यहां तक पहुंचते पहुंचते ये हवाएं शुष्क हो जाती हैं, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा कम हो पाती है। अब दोस्तों यहां पर अगर बात करेंगे अपन कि राजस्थान में किस शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा होती है, दोस्तों दोनों अगर शाखाओं की बात करेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागर की शाखा से। दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 60% वर्षा जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, और 40% जो वर्षा है राजस्थान में अरब सागर की शाखा से होती है। एक बार दोबारा से देखेंगे, दोबारा से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जबकि भारत में सर्वाधिक वर्षा करती है अरब सागर की शाखा। बिल्कुल। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि अरावली के पूर्वी घाट या पूर्वी तट पर तो यह शाखा वर्षा कर देती है, पूर्वी ढाल पर तो यह शाखा वर्षा कर देती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान जो है दोस्तों ये शुष्क रह जाता है। पश्चिमी राजस्थान जो है ये बिल्कुल शुष्क रह जाता है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम वर्षा होती है। बिल्कुल न्यूनतम वर्षा होती है पश्चिमी राजस्थान में। और चलो बताएंगे आप मुझे, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल संतरा जी, दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, एक बार ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली से टकरा करके अरावली के पूर्वी ढाल पर तो वर्षा करवा देती है, लेकिन पश्चिमी भाग जो है वो शुष्क रह जाता है। जिसका मुख्य कारण क्या होगा बताओ? देखें, अरावली पर्वतमाला के, बिल्कुल अरावली पर्वतमाला का वृष्टि छाया प्रदेश। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम हो पाती है। बिल्कुल वृष्टि छाया प्रदेश, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है। हाँ, क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश ये मैं आपको बताऊंगा, पर पहले एक बार ये इन एक दो बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा अंडमान निकोबार में भी अच्छी वर्षा होती है। अंडमान निकोबार। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और नहीं बता देता हूं दोस्तों कि अगर ये बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा सबसे पहले मानसून का प्रवेश पूछ लिया जाए, दोस्तों अरब सागर की शाखा द्वारा सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है केरल के मालाबार तट पर, और बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा सबसे पहले वर्षा होती है अंडमान निकोबार में। सर्वप्रथम सबसे पहले वर्षा होती है अंडमान निकोबार में। दोस्तों यहां पर वर्षा हो जाती है 25 मई के लगभग, यहां पर वर्षा हो जाती है। बिल्कुल 25 मई के लगभग यहां पर वर्षा हो जाती है। हाँ, अब दोस्तों यहां पर ये जितनी भी वर्षा का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन मैं यहां पर पूछ रहा हूं, जो देखता हूं मैं कि देखिए कौन कौन उसका सही आंसर दे पाता है। बिल्कुल हाँ, यहां पर एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार रीट में, प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपको कि भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहां से होता है? भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहां से होता है? आंसर नंबर 1
कोरोमंडल तट। नंबर 2 बी ऑप्शन मालाबार तट। सी ऑप्शन अंडमान निकोबार। और डी ऑप्शन मेघालय। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करना है। बिल्कुल मैं देख रहा हूं किसके सही आंसर आ रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम मानसून का प्रवेश कहां से होता है? ए ऑप्शन कोरोमंडल तट, बी ऑप्शन मालाबार तट, सी ऑप्शन अंडमान निकोबार और डी ऑप्शन मेघालय। राजपूत जी बताएंगे, आपको बताएंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर दें। बी बी बी, सी संतरा जी, सी शाहरुख जी, बी मालाबार तट, डी अर्जुन राम जी, सी बी। दोस्तों मैं नाम तो किसी का नहीं बोलूंगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो सी है। अब जिसने बी बताया है दोस्तों, उसका आंसर गलत है। बिल्कुल इसका सही आंसर है सी अंडमान निकोबार। दोस्तों प्रश्न को समझिएगा, मैंने तारीख बिल्कुल तारीख का हवाला दिया था। बिल्कुल कृष्ण पुनिया जी, बिल्कुल मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून का प्रवेश 25 मई को मैंने बता भी दिया था आपको कि दोस्तों यहां पर मानसून का प्रवेश हो जाता है 25 मई को, जबकि मालाबार तट पर मानसून का प्रवेश होता है दोस्तों 1 जून को। इसको वेरी इंपॉर्टेंट इंगित करना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों भारत में पूरे संपूर्ण भारत की बात की जाए, भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश कहां से होता है? और उसमें ऑप्शन आ रहा है अंडमान निकोबार और मालाबार तट। दोस्तों दोनों में से सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है अंडमान निकोबार में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है 25 मई को। दोस्तों मालाबार तट से भी पहले मानसून अंडमान निकोबार में पहुंच जाता है। दोस्तों इस चीज को विशेषता इंगित करना दोस्तों, रीट 2015 में प्रश्न पूछा गया था। हाँ, कभी रीट का पेपर उठा के देखना, रीट 2015 में बिल्कुल पूछा गया था। हाँ बिल्कुल। हाँ दोस्तों, अगर किसी शाखा की बात आ जाए, बिल्कुल अगर शाखा की बात आ जाए, अरब सागर की शाखा पूछ ले तो मालाबार तट, और अगर बंगाल की खाड़ी की शाखा पूछ ले फिर तो अंडमान निकोबार तट। लेकिन शाखा का तो नाम ही नहीं दिया ना, यहां पर। अगर शाखा का नाम दे देता अरब सागर तो आप कर देते इसको मालाबार तट, और बंगाली खाड़ी की शाखा दे देता तो अंडमान निकोबार। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों शाखा का नाम नहीं दिया और दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो फिर तारीख पर जाएंगे। अंडमान निकोबार में 25 मई को, जबकि मालाबार तट पर 1 जून को। बिल्कुल। हाँ तो देखते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। दोस्तों भारत में इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इन दोनों शाखाओं के द्वारा, बंगाल खाड़ी की शाखा और अरब सागर की दोनों शाखाओं के द्वारा भारत में राजपूत जी थोड़े समय में तापमान में जो परिवर्तन होता है उसको तापांतर नहीं कहते। हाँ बिल्कुल, मैं एक बार तापांतर आपको बता देता हूं। दोस्तों तापांतर कहते हैं तापमान में अंतर को, तापमान अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान के अंतर को कहते हैं तापांतर। इसको इंगित करना आप, अधिकतम, इसको
अधिकतम माने अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान के अंतर को कहते हैं। जैसे मान लो कि दिन में किसी स्थान का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, जैसे मान लो कि जोधपुर का हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, और रात को सबसे कम न्यूनतम हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। ये अधिकतम है दिन का, और ये रात का है न्यूनतम। सबसे कम आपने रात को लगभग 12-1 बजे जो है सबसे कम टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री आ गया बिल्कुल। तो दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसको तापांतर कहते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर होता है उसको तापांतर कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल। हाँ, अब देखेंगे मैंने आपको दोनों शाखाओं के बारे में बताया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन कौन से क्षेत्रों में होती है। तो मुझे बताएंगे भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र बताएंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र, दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 5 क्षेत्र हैं। मैं 5 क्षेत्रों के नाम भी आपको बता देता हूं कि क्षेत्र 5 हैं। 5 क्षेत्र भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले, और 5 के नाम बताएंगे आप। छोटा नागपुर का पठार, बिल्कुल राजपूत जी, बिल्कुल सही बताया आपने। छोटा नागपुर का पठार। मासिन राम, प्रियंका जी एक स्थान विशेष की बात नहीं करनी, क्षेत्र की बात करनी है। देखो मैंने नाम लिखा है सर्वाधिक क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र। 5 क्षेत्र बताए थे मैंने आपको दोस्तों। इसमें नंबर 1 पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, बिल्कुल पश्चिमी घाट में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। नंबर 2 छोटा नागपुर का पठार, बताया है मैंने, छोटा नागपुर का पठार। नंबर 3 तराई प्रदेश, तराई प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तराई प्रदेश। नंबर 4 उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्यों में सर्वाधिक वर्षा होती है 7 सिस्टर, 7 बहनों में। और नंबर 5 दोस्तों अंडमान निकोबार, ये जितने भी द्वीप हैं इनमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है अंडमान निकोबार। द्वीप समूह है, द्वीप समूह में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, बिल्कुल 5 क्षेत्र नोट करेंगे आप। पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार, तराई प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल दोस्तों। इसमें 3 क्षेत्र, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार, तराई प्रदेश, इन 3 क्षेत्रों में तो वर्षा होती है अरब सागर की शाखा के द्वारा। और ये 2 क्षेत्र हैं उत्तरी पूर्वी राज्य अंडमान निकोबार, इनमें वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी की शाखा। हाँ बिल्कुल बलदेव जी, बहुत अच्छी बात है, लिखते जाओ साथ साथ में, बिल्कुल। अब दोस्तों बात करते हैं भारत में न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र, सबसे कम न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से रह गए? सबसे कम दोस्तों भारत में न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र, दोस्तों भारत में न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र 3 है। 3 क्षेत्र जो है वो न्यूनतम वर्षा वाले हैं। नंबर 1 सबसे कम लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, भारत में सबसे कम बरसात होती है लेह लद्दाख में। नंबर 2 पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में भी दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। और नंबर 3 विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना क्षेत्र, यहां पर सबसे कम वर्षा होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार इसको कह सकते हैं, बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल इसको मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार इसको कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय
पठार, बिल्कुल इसको कह सकते हैं मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार। हां, अब आप देखेंगे कि इनमें सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। तो क्यों होती है? पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? विदर्भ तेलंगाना में कम वर्षा क्यों होती है? दोस्तों ये क्षेत्र कहां पर है? लोकेशन देख लेते हैं आप, लोकेशन देख लेते हैं भारत में। दोस्तों ये 3 क्षेत्र हैं जहां सबसे कम बरसात होती है। एक तो ये है, यहां पर वर्षा कम होती है। एक ये एरिया है जहां पर वर्षा कम होती है, और एक ये एरिया है मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार जहां पर वर्षा कम होती है। दोस्तों इन 3 क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, बिल्कुल 3 क्षेत्रों में वर्षा सबसे कम होती है दोस्तों। नंबर 1 लेह लद्दाख, नंबर 2 पश्चिमी राजस्थान, और नंबर 3 मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार। हां, और यहां पर वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है दोस्तों? मुख्य कारण यह है कि लेह लद्दाख में वर्षा कम होती है। यहां पर लेह लद्दाख में वर्षा कम होती है। ग्रेट हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश, ग्रेट हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। विदर्भ तेलंगाना में वर्षा कम होती है। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होना। यह ग्रेट हिमालय दोस्तों, यह ग्रेट हिमालय है, और ग्रेट हिमालय, और इधर ये अरावली है, और यहां पर इधर ये आ गया पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, बिल्कुल। अब इनका वृष्टि छाया प्रदेश, और वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण वर्षा कम होती है। क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश? समझते हैं आप, बिल्कुल समझेंगे अभी। बिल्कुल क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश? यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये इधर से अरब सागर से जाने वाली शाखा यहां ग्रेट हिमालय से टकराती है। ग्रेट हिमालय के इधर दक्षिणी ढाल पर वर्षा कर देती है, लेकिन उत्तरी ढाल जो है वो शुष्क रह जाता है। ये वृष्टि छाया प्रदेश ग्रेट हिमालय का। अरावली की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से जाने वाली शाखा अरावली के पूर्वी भाग पर वर्षा करते हैं, लेकिन पश्चिमी वृष्टि छाया प्रदेश में चला जाता है। अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में वर्षा करती है, लेकिन पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में चला जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश साधारण भाषा में अगर अपन बात करें तो ओट, हां, पहाड़ की ओट जो होती है उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ये तो मैंने साधारण भाषा में बताया आपको, सरल भाषा में, कि पहाड़ की जो ओट होती है उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यहां पर ग्रेट हिमालय की ओट रह गई, इधर अरावली की ओट हो गई, और इधर पश्चिमी घाट की ओट रह गई। छाया, बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश। देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हाँ, देखते हैं दोस्तों क्या होता है वृष्टि छाया प्रदेश। दोस्तों जैसे ये कोई पहाड़ है, पर्वत है, ये कोई भी पर्वत हो सकता है, पश्चिमी घाट हो सकता है, अरावली हो सकती है, ग्रेट हिमालय हो सकता है, कोई सा भी पर्वत हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल कोई सा भी पर्वत हो सकता है। हाँ, ये कोई सा भी पर्वत हो सकता है। और यहां पर आप देखेंगे कि मान लो कि इधर ये समुद्र है, इधर ये समुद्र है, और समुद्र से हवा आ रही है, दोस्तों इधर से हवा आ रही है, जिधर से हवा आती है दोस्तों, जिधर से हवा आती है, जिधर से हवा आती है, बिल्कुल जिधर से हवा आती है,
जिधर से हवा आती है दोस्तों, उस पर्वत के उस ढाल को कहते हैं पवन मुखी ढाल। इसको कहते हैं पवन मुखी ढाल, जिधर से हवा आती है। इस चीज को याद रखेंगे आप कि अरे मनदीप जी, बुफिंग नहीं हो रही, मैं देख रहा हूं यहां पर मोबाइल में, बिल्कुल सही चल रहा है वीडियो, फालतू चिटिंगबाजी नहीं, फालतू बीच में, बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ, देखिए यहां पर जिधर से हवा आती है उसको कहते हैं पवनमुखी ढाल। जिस पहाड़ के जिस ढाल पर हवा आकर के टकराती है उसको पवनमुखी ढाल कहते हैं। दोस्तों पवनमुखी ढाल में क्या होता है, हवा आकर के टकराती है और टकरा करके हवा ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ती है, और जिधर हवा उतरती है, जिधर हवा उतरती है उसको कहा जाता है पवन विमुखी ढाल। बिल्कुल पवन विमुखी ढाल, जिधर से हवा आती है उसको पवन मुखी ढाल कहते हैं, और जिधर हवा उतरती है उसको पवन विमुखी ढाल कहते हैं। पवन विमुखी ढाल, बिल्कुल। मनदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, मनदीप जी गलत नहीं कह रहे, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल मैं ठीक करवा रहा हूं अभी। प्रियंका जी क्लास 5 बजे तक रहेगी, फिर 5 से 6 दूसरी क्लास इसी टॉपिक की स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल हाँ दोस्तों, होता यह है कि जो अब आप देखेंगे कि जितने भी जो बादल होते हैं हवा के साथ में, वो बादल पर्वत के पवनमुखी ढाल पर टकराते हैं, और यहां पर जैसे ये हवा ऊपर चढ़ती है, ऊपर चढ़ते टाइम पर पर्वत से टकरा करके यहां पर वर्षा अधिक होती है। इसलिए दोस्तों पर्वत के पवनमुखी ढाल पर वर्षा अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण दोस्तों इस ढाल को अतिवृष्टि प्रदेश कहा जाता है। इसको कहते हैं अतिवृष्टि प्रदेश, इसी को कहते हैं अतिवृष्टि प्रदेश, अतिवृष्टि प्रदेश। और जितनी भी आर्द्रता होती है बिल्कुल अरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या?
आवाज आवाज की प्रॉब्लम है क्या, बताएंगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो फिर चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, होता यह है कि यह पर्वत है और जिधर से हवा आती है उसको पवनमुखी ढाल कहा जाता है। पवनमुखी ढाल पर हवा टकराती है, अपने साथ में जितने भी बादल लेकर के आती है, बादल ऊंचाई पर चढ़ते हुए यहां पर वर्षा करते हैं, जिसको कहते हैं अतिवृष्टि प्रदेश। जब इधर ये बादल वापस घूम करके जब इधर आते हैं, इधर इस प्रकार से, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हवा के अंदर जितनी आर्द्रता होती है, हवा के अंदर जितनी आर्द्रता होती है वो पवनमुखी ढाल पर करीब करीब समाप्त हो जाती है। करीब करीब जो है ये पवनमुखी ढाल पर समाप्त हो जाती है। हाँ, इसलिए इधर जब ये पवन विमुखी ढाल पर ये बादल उतरते हैं दोस्तों, यहां पर पवन विमुखी ढाल पर ये जो बादल उतरते हैं, यहां पर ये वर्षा नहीं कर पाते, या वर्षा जो है बिल्कुल बहुत कम जो है, बहुत ही कम वर्षा यहां पर होती है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसलिए इसको कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर, हाँ कहने का मतलब यह है कि यहां पर वर्षा नहीं होती, यहां पर वर्षा नहीं होती, वर्षा बहुत कम होती है, तो कहा जाता है कि भाई वर्षा की छाया रह गई, नाम रख दिया वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया प्रदेश। या दोस्तों इसी को कहा जाता है, इसी वृष्टि छाया प्रदेश को कहते हैं दोस्तों अल्पवृष्टि प्रदेश। अल्पवृष्टि प्रदेश इसी को कहते हैं अल्पवृष्टि प्रदेश, या बिल्कुल अल्पवृष्टि प्रदेश या वृष्टि छाया प्रदेश। दोस्तों इस प्रकार से वृष्टि छाया प्रदेश में जो एरिया रह जाता है, जैसे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान जो है वो अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में इधर रह गया, इसलिए राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती। हाँ, लेह लद्दाख वो ग्रेट हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में रह गया, और मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में रह गया, इसलिए वहां पर वर्षा नहीं हो पाती दोस्तों। इसलिए भारत में 3 जगह वर्षा सबसे कम होती है, लेह लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान और मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार। बिल्कुल दोस्तों 5 क्षेत्रों में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार, तराई प्रदेश, उत्तरी पूर्वी राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बिल्कुल स्क्रीनशॉट दोस्तों आप इसका ले सकते हो। हाँ देखते हैं आगे दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान विशेष पे पूछ लिया जाए तो सबको पता होगा माशिनराम मेघालय में पड़ता है। किसमें? मेघालय में, जहां पर भारत की नहीं विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। पूछ लिया जाए भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है लेह, और ये पड़ता है किसमें? लद्दाख में। लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। बिल्कुल यहां पर वर्षा जो है लेह में, बिल्कुल यहां पर दोस्तों माशिनराम में होती है 1150 सेंटीमीटर, माशिनराम में होती है 1150 सेंटीमीटर, जबकि लेह में होती है मात्र 5 सेंटीमीटर बरसात होती है दोस्तों। बिल्कुल मात्र औसत वर्षा जो है वो 5 सेंटीमीटर वर्षा। बिल्कुल सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं। पश्चिमी घाट से, छोटा नागपुर के पठार से और तराई प्रदेश से जाकर के बादल वो शाखाएं हवाएं टकराती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर वर्षा होती है। और यहां पर वर्षा होने का मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया, गारो खासी जयंती की पहाड़ी। यहां पर वर्षा कम होने का कारण मैंने आपको बताया है कि ग्रेट हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश। बिल्कुल केदारमल जी, बिल्कुल बहुत ही कम है 5% वर्षा। अब दोस्तों अगर बात करें वर्षा की, तो वर्षा का तो मैंने बता दिया, सर्वाधिक वर्षा माशिनराम और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। दोस्तों जहां वर्षा अधिक होती है वहां पर आर्द्रता भी ज्यादा होती है दोस्तों। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान अगर पूछ लिया जाए
तो भी दोस्तों माशिनराम ही होगा। भारत में नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है माशिनराम, बिल्कुल माशिनराम। और शुष्कतम स्थान पूछ लिया जाए भारत का शुष्कतम स्थान पूछ लिया जाए तो दोस्तों ये भी लेह है, बिल्कुल लेह, लद्दाख में। बिल्कुल एक बार दोबारा से देखेंगे, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माशिनराम, शुष्कतम स्थान लेह, शुष्कतम स्थान लेह दोस्तों, बिल्कुल। हाँ, अब देखो बात करेंगे सबसे गर्म और शुष्क स्थान की। दोस्तों भारत का सबसे गर्म स्थान, भारत का सबसे गर्म स्थान है दोस्तों, भारत का सबसे गर्म स्थान है फलोदी। दोस्तों ये भारत का सबसे गर्म स्थान है दोस्तों, और ये फलोदी आपको पता ही है जोधपुर में है। राजस्थान का भी सबसे गर्म स्थान यही है, और भारत का भी सबसे गर्म स्थान है, भारत का भी सबसे गर्म स्थान है फलोदी, बिल्कुल। यहां पर दोस्तों अधिकतम यहां पर 57 डिग्री सेल्सियस तापमान, अधिकतम यहां पर 57 डिग्री सेल्सियस तापमान इंगित किया जा चुका है दोस्तों, अधिकतम 57 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल। हाँ दोस्तों अगर बात करें भारत का सबसे ठंडा स्थान की बात करें दोस्तों, भारत का सबसे ठंडा स्थान है लेह, और यह पड़ता है किसमें, लद्दाख में, लेह लद्दाख में, बिल्कुल यह सबसे ठंडा स्थान है भारत का। हाँ अनिल यादव जी, पाकिस्तान में जैकोबाबाद एशिया का सबसे गर्म स्थान है, वो एशिया का सबसे गर्म स्थान है, भारत का सबसे गर्म स्थान है फलोदी, बिल्कुल लेह सबसे ठंडा है। हाँ दोस्तों बात करें भारत में सर्वाधिक तापांतर, दोस्तों भारत में सर्वाधिक तापांतर जैसलमेर का ही है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर सबसे। मुकेश यादव जी, वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा चूरू में है, वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा चूरू में है, लेकिन दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर में है, बिल्कुल दैनिक तापांतर जैसलमेर। हाँ और न्यूनतम सबसे कम तापांतर भारत में कन्याकुमारी में, बिल्कुल कन्याकुमारी में, भारत में सबसे कम तापांतर न्यूनतम तापांतर कन्याकुमारी का है दोस्तों। हाँ ये बिल्कुल भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट है भारत का, मुख्य भूमि का, बिल्कुल। हाँ दोस्तों अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताएंगे भारत में सर्वाधिक वर्षा, पूरे भारत की बात बताओगे आप, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? नंबर 1 जून, बी जुलाई, सी अगस्त और डी सितंबर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? हाँ बिल्कुल सभी आंसर देंगे, मैं बिल्कुल देख रहा हूं। जून, जुलाई, पादर जी जुलाई, राजपूत जी जुलाई माह, जुलाई, महादेव जी जुलाई, पादर जी डी जुलाई जुलाई जुलाई, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर, करीब सभी का सही आंसर है दोस्तों। सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो जुलाई में होती है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है जुलाई, बिल्कुल जुलाई में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में, जुलाई माह में प्राप्त होती है, बिल्कुल हाँ जुलाई में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अच्छा चलो बताएंगे भारत में वर्षा का समय
माना जाता है? भारत में वर्षा का समय माना जाता है? ए ऑप्शन जून जुलाई, बी ऑप्शन जून अगस्त, सी ऑप्शन जून से सितंबर और डी ऑप्शन जून से अक्टूबर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। भारत में वर्षा का समय माना जाता है, वर्षा काल जिसको आप कह सकते हो, वर्षा काल। बिल्कुल एसी, एसी पे अटके हुए हो, एसी, एसी नहीं, ए नहीं, ए नहीं दोस्तों, रॉन्ग रॉन्ग बिल्कुल दोस्तों, सी ऑप्शन सही आंसर, जून से सितंबर, जून से सितंबर, बिल्कुल जून से सितंबर। दोस्तों भारत में वर्षा काल मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बताया था, बिल्कुल जून से सितंबर के मध्य भारत का जो समय है यह वर्षा काल के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। बिल्कुल वर्षा जून से सितंबर भारत में, हाँ बिल्कुल 1 जून से भारत में मानसून का प्रवेश शुरू हो जाता है मुख्य भूमि में, और 15 सितंबर तक जो है मानसून खूब जमकर बरसता है, उसके बाद में मानसून लौटना शुरू हो जाता है। बिल्कुल